बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 23 मुलाहिज़ा फरमाएं। शानी की हसासियत को गवारा नहीं था कि उसके चले जाने के बाद रुस्तम का मुँह और जज्बा रुस्तम को तोड़े फोड़े या उसके शब रोज़ को वैरान कर दे। यही सबब था कि चंद रोज़ पहले उसने सदके दिल से चाहा था कि रुस्तम की ज़िंदगी में कोई औरत आ जाए, कोई ऐसी खुश खल्क लड़की जो अपनी मोहब्बत की बाहों में उसे समेट ले। शानी को तवक्को नहीं थी कि उसकी दुआ इतनी जल्दी पूरी होगी और इस अंदाज में होगी। बादी करीब की एक चमकती दमकती अदाकारा सादगी और खुश खल्की के एक नए सांचे में ढलकर शानी के सामने वारद हुई थी और बहुत कुछ बदल देने का इरादा रखती थी। वो बहुत देर तक सोचती रही और फिर सोचते सोचते नींद की आगोश में चली गई। दोबारा शानी की आंख खुली तो उसे अपने इर्द गिर्द जरा हलचल महसूस हुई। मासी जैनब ने उसे आवाज देकर जगाया। मासी जैनब की आंखें रोने से सुर्ख थी। रुस्तम भी गुमसुम सा पास खड़ा था। मासी जैनब ने अश्कबार लहजे में बताया, शानी बेटा, शीरी की वालदा फोत हो गई हैं। अभी 10 मिनट पहले फोन आया था। हो मेरे खुदा। शानी के होंठों से बेसाख्ता निकला और वो उठकर बैठ गई। शीरी का चेहरा उसके तस्वुर में आया। वो अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करती थी। उनकी अचानक मौत ने यकीनन उसे बेहाल कर दिया होगा। जावर कहाँ है? शानी ने पूछा। वो तो खबर मिलते ही चले गए हैं, मासी ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें भी जाना चाहिए, शानी ने कहा। फिर सवालिया नजरों से रुस्तम को देखकर बोली, तुम्हारी क्या राय है? आप ठीक कहती हैं बीबी। तकरीबन 1 घंटे बाद शानी रवाना हो रही थी। रुस्तम भी साथ था। मासी जैनब को उन्होंने घर पर छोड़ा। शानी सिया बुरके में थी, सिर्फ आंखें ही नकाब से बाहर थी। जावर के पास 3 गाड़ियां थी। एक ग्रे खैबर की चाबी उसने एहतियातन रुस्तम को दे रखी थी। रुस्तम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शानी एक लम्हे के लिए तजब्जुब में रही कि कहाँ बैठे। इसी दौरान में रुस्तम ने गाड़ी का कभी दरवाजा खोला और पिछली नशिस्त पर बैठ गई। शीरी का महका गुलिस्तान कॉलोनी में था। वहां तक का सफर खामोशी से तय हो गया। बस 1-2 बार शानी ने अकबनुमा आईने में रुस्तम का चेहरा देखा। वो बड़ी महवियत से गाड़ी चला रहा था। सड़कों पर रश भी काफी था। ये दफ्तर और स्कूल जाने का वक्त था। शानी ने बड़ी देर तक शीरी को गले लगाकर दिलासा दिया। वो खुद भी ज़ारो कतार रो रही थी। उसे अपनों से बिछड़ने के मनाजिर याद आ गए थे। खास तौर से अम्मी की जुदाई का मंजर निगाहों में घूमने लगा था। अम्मी जो वफा, मोहब्बत और एसार का पैकर थी, जिन्होंने लोगों के दिलों पर चौधराहट की और वड्डी आपा के नाम से मरकर भी जहन में जिंदा रही थी। फौतगी वाले घर से शानी और रुस्तम की वापसी दोपहर 1 बजे के लगभग हुई। वो सदर के इलाके से गुजर रहे थे जब शानी ने अचानक रुस्तम को चौंकते देखा। वो बड़े गौर से अकबनुमा आईने में देख रहा था। फिर शानी को महसूस हुआ कि एक 82 मॉडल सफेद टोयोटा गाड़ी बड़ी तेजी से इन्हें ओवरटेक करने की कोशिश में है। शानी ने कार सवारों की फकत एक झलक देखी। उसे एक शख्स पुलिस की वर्दी में नजर आया। बाकी 3 अफराद सफेद कपड़ों में थे, मगर सूरतों से अंदाजा होता था कि वो भी इसी बैग में से ताल्लुक रखते हैं। एक फरबे अंदाम शख्सी आंखों में शानी को आग सी रोशन दिखाई दी। रुस्तम ने सफेद कार को ओवरटेक करने नहीं दिया और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता चला गया। सदर जैसे बारूनक इलाके की सड़कों पर ग्रे खैबर लहराती और चिरचिराती हुई आगे बढ़ने लगी। क्या बात है रुस्तम? शानी ने पूछा। कि कुछ नहीं, मुझे जरा सा शक हुआ है, रुस्तम ने मुख्तसर जवाब दिया। ताम उसके लहजे की गंभीरता शानी को समझा रही थी कि बात मामूली नहीं है। अगले 4-5 मिनट में बहुत कुछ वाज़ेह हो गया। खैबर कार आंधी की रफ्तार से पिंडी की भरी पूरी सड़कों पर भाग रही थी और सफेद कार, जिसमें यकीनन पुलिस वाले थे, बलाए नागहानी की तरह इनके पीछे थे। रुस्तम की तेज ड्राइविंग का मुजाहिरा शानी एक दफा पहले भी देख चुकी थी। उस वक्त वो लोग करीबुल मरग फाखर को नारपुर की चलती हवेली से निकालकर हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे। बहरहाल सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज वीरान देहाती रास्ते की बजाय शहर की भरी पूरी सड़कें इनके सामने थी। कई जगह तो यूं लगता था कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। आखिर एक जगह ट्रैफिक वाकई ब्लॉक थी। रुस्तम के लिए गाड़ी को आगे बढ़ाना मुमकिन ना रहा। सफेद कार बिल्कुल सर पर पहुंचने वाली थी। रुस्तम गाड़ी को बीच सड़क पर छोड़कर बाहर निकल आया। बीबी आ जाए, उसने पिछला दरवाजा खोलते कहा। शानी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसने रुस्तम के कहने पर अमल किया और बाहर आ गई। इर्द गिर्द के लोग हैरत ने देख रहे थे। रुस्तम ने शानी का हाथ थामा और सड़क क्रॉस करके एक गुंजान मार्केट में घुस गया। यहाँ लोगों का इंतजाम था। वो भीड़ का हिस्सा बनकर दूर निकल सकते थे। शायद रुस्तम अकेला होता तो अब तक महफूज दूरी पर पहुंच गया होता, मगर शानी की वजह से वो बहुत तेज नहीं चल सकता था। वो लोगों से टकराते भिड़ते आगे निकलते चले गए। अचानक एक आवाज ने शानी के जिस्म में सर्द लहर दौड़ा दी। वो जा रहे हैं, किसी ने गर्ज कर कहा। यह आवाज 15-20 मीटर पीछे से आई थी। वो आ गए हैं रुस्तम, शानी ने आमती आवाज में कहा। रुस्तम के कदमों में मजीद तेजी आ गई। ताम शानी इस तेजी का साथ नहीं दे पा रही थी। शानी ने देखा कि रुस्तम ने अपनी कमीज के नीचे से स्याह पिस्टल निकाल लिया है। पेश आमदा खतरात के एहसास ने शानी को दहला दिया। यकायक एक हट्टा कट्टा शख्स बाईं जानिब से चील की तरह झपटा। शानी को उसकी आमद और मौजूदगी का एहसास उस वक्त हुआ जब वो रुस्तम को अपने लंबे बाजुओं के शिकंजे में जकड़ चुका था। शानी का हाथ तो रुस्तम के हाथ से छूट गया। रुस्तम ने तड़प कर खुद को आजाद कराना चाहा, मगर ग्रांडील शख्स की गिरफ्त जिन की तरह थी।
बमुश्किल 2 सेकंड गुजरे होंगे कि 2 खुदकार राइफलें रुस्तम के सर से लग गई। ताकुब करने वाली पुलिस पार्टी इन तक पहुंच गई थी। इर्द गिर्द मौजूद लोग शदीद खरास के आलम में तितर बितर हो गए। एक सफेद पोश पुलिस वाले ने रुस्तम के हाथ से पिस्तौल छीन लिया। दूसरे ने बड़े जोर का थप्पड़ रुस्तम के मुंह पर मारा। यह थप्पड़ बारिश के पहले कतरे की तरह था। एक साथ 3 पुलिस एहलकार रुस्तम पर पल पड़े और उसे बेदरीग मारने लगे। सफेद टोयोटा कार लहराती चिरचिराती उनके करीब आ रुकी। रुस्तम को उठाकर उसमें फेंक दिया गया। उसके साथ ही कुछ नायत करख्त हाथों ने शानी को भी बेदर्दी से कार में धकेल दिया। हैरत की बात यह थी कि ड्राइवर के अलावा 4 पुलिस वाले भी किसी न किसी तरह गाड़ी में लद गए। 2 पुलिस वाले तो रुस्तम पर तकरीबन सवार नजर आ रहे थे। तीसरे सफेद पुलिस वाले ने बड़ी ढिठाई से अपनी टांगें शानी की टांगों पर चढ़ा दी और उसके बाजू कूनियों के ऊपर से यूं जकड़ रखे थे जैसे उसे अंदेशा हो कि वो बंद गाड़ी के अंदर से हवा की तरह उड़ जाएगी। जिन 2 अट्टे कट्टे अफराद ने रुस्तम को दबोच रखा था उनमें से एक के कंधे के 3 फूल बता रहे थे कि वो इंस्पेक्टर है। उसने बड़े कती अंदाज में खुद कार राइफल की नाल रुस्तम की कनपट्टी से लगा रखी थी। उसके बावजूद इंस्पेक्टर की सूरत से नजर आता था कि वो रुस्तम की तरफ से पूरी तरह मुतमईन नहीं है। इस सरामी को हथकड़ी चढ़ा ले राजा साहब, एक मातहत ने हंपती आवाज में इंस्पेक्टर को राय दी। चढ़ा लेते हैं, पहले इस रश से तो निकलो। इंस्पेक्टर ने करख्त लहजे में कहा। फिर फुनकार कर ड्राइवर से बोला, खुदा बख्शा गाड़ी तेज चला, क्या ईड़ों की तरह ठुमक ठुमक कर रहा है। ड्राइवर ने स्पीड कुछ और बढ़ा दी। अगली निशिस्त पर बैठा हुआ भारी भरकम सांवला शख्स बोला, मेरा ख्याल है गाजी चौक पर 2 मिनट के लिए रोक लो। चंद मोड़ काटने के बाद गाड़ी एक निस्बतन वैरान जगह पर रुक गई। ये एक चौकनुमा जगह थी। ड्राइवर ने गाड़ी को कच्चे में उतारा और 3 बंद खो के अकम में ले गया। पास ही एक गंदा नाला गुजर रहा था। अगली निशस्त पर बैठे गहरे सांवले पुलिस वाले ने निशस्त के नीचे से आई नई हथकड़ियां निकाली और रुस्तम की तरफ मुतवज्जो हो गया। अगर वो लोग इसे सीधी हथकड़ी लगाना चाहते तो ये काम आसान था, मगर वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही एहतियात कर रहे थे। वो रुस्तम को उठाकर बिठाना चाहते थे ताकि इसके बाजू पीछे को मोड़कर हथकड़ी में जकड़ सके। रुस्तम पहलू के बल लग रही और पिछली निशिस्तों के दरमियान खला में फंसा हुआ था और हकीकत अहवाल ये थी कि उसे हथकड़ी लगाने की कोई ऐसी खास जरूरत भी नहीं थी। फरबे अंदाम पुलिस वालों के नीचे उसके लिए हरकत करना भी दुश्वार था। जब पुलिस वालों ने रुस्तम को खींचकर सीधा किया और माँ बहन की गालियां बकते हुए उसके हाथ पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश की तो पहली बार उसकी निगाह शानी पर पड़ी। रुस्तम की आंखों में एक ऐसी तब्दीली रूनुमा हुई जिसे शानी के सिवा किसी ने नहीं देखा और शायद शानी ने भी इस तब्दीली की शिद्दत को पूरी तरह महसूस नहीं किया। रुस्तम की आंखों में रूनुमा होने वाली ये तब्दीली जुनूनी चमक से मुशाबा थी। एक ऐसी कैफियत जो एक भड़के हुए इंसान के अंदरूनी फिशार को इंतहा तक पहुंचाती है और उसे इर्द गिर्द के माहौल और बसलतों से बेगाना कर देती है। गाड़ी के अंदर एक बदहुइयत पुलिस वाला शानी पर तकरीबन लदा हुआ था और यकीनन यही मंजर था जिसने रुस्तम की जलती पर तेल का काम किया था। वो सरसराती आवाज में बदहुइयत पुलिस वाले को मुखातिब करते हुए बोला, इनसे पीछे हट जाओ और इनको हाथ मत लगाओ। ओहो, ये माशूका साहब है तुम्हारी, इंस्पेक्टर ने जहरीले अंदाज में कहा। मैं कहता हूँ कि इन्हें हाथ मत लगाओ, मुझे जहाँ ले जाना है ले जाओ, वरना क्या करोगे? हीरो बन जाओगे, हमारी लाशें गिराकर भाग जाओगे। इंस्पेक्टर ने खुद कहा राइफल की नाल रुस्तम की गर्दन में बेरहमी से घुसेड़ी। इस जूही चावला का घूंघट तो उठाओ यार, जिसके लिए ये संजय दत्त भर रहा है, काले पुलिस वाले ने कहा। खींचातानी में शानी के चेहरे से नकाब काफी हद तक खिसक गया था। जो रह गया था वो दाईं तरफ वाले ने खिसका दिया। उसके साथ ही उसकी ललचाई नजरें शानी के चेहरे पर गड़ गई। वही निगाहें जो अकेली व अकेली औरत के हवाले से कानून नाफज करने वालों की पहचान है। धमकाती हुई अपना मतलब बयान करती और फिर रियायतों का वादा करती हुई ये नंगे इंसानियत दिखाएं कहाँ मौजूद नहीं है। ये हर जगह तकरीबन हर जगह मौजूद है। सिर्फ इन्हें मुनासिब और महफूज मौका मिलने का इंतजार होता है। अचानक शानी को महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर रखा हुआ कोई बम फट गया है। जो कुछ हुआ उसका सही इल्म तो शानी को हरगिज नहीं हो सका। बस उसने यही देखा कि शानी का नकाब खींचने वाला शख्स गाड़ी का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर जा गिरा है। उसके साथ ही खुद कार राइफल का ब्रेस्ट चला और शानी ने देखा कि अगली निशिस्त पर बैठे गहरे सांवले शख्स के जिस्म को जबरदस्त झटके लगे हैं। वो अजीब ढंगे तरीके से डैशबोर्ड पर गिर गया। राइफल की गोलियां निशिस्त को चीरती उसकी कमर में लगी। शानी ने रुस्तम को देखा। उसका खून आलूद चेहरा फरते गजब से बिगड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ फरबे अंदाम इंस्पेक्टर के गिरेबान पर थे। रुस्तम और इंस्पेक्टर राजा एक साथ ही गाड़ी से बाहर गिरे। इंस्पेक्टर के हाथ से राइफल निकलकर दूर लुढ़क गई। फिर शानी ने देखा कि सर की एक नहायत संगीन जरब इंस्पेक्टर राजा के मुंह पर लगी। ये जरब रुस्तम के सर की थी और ये इतनी शदीद थी कि इंस्पेक्टर जैसे उठता हुआ पीछे की तरफ गया। नाले के ऐन किनारों पर वो चंद लम्हों के लिए डगमगाया, फिर तेवराकर स्याही माइल पानी में गिर गया। चौथा पुलिस एहलकार इस कोशिश में था कि डैशबोर्ड पर ऊंधे पड़े सांवले पुलिस वाले के नीचे से राइफल निकाले। तामी से पहले ही इंस्पेक्टर राजा की राइफल रुस्तम के हाथ में आ गई।
तब तक शानी का बुर्का खींचने वाला पुलिस एहलकार अपनी टांगों पर खड़ा हो चुका था। उसका रंग हल्दी की तरह हो गया था। गालबन उसकी निगाहों में असल पुलिस मुकाबलों में खलाक होने वाले पेटी भाइयों के चेहरे घूम रहे थे। रुस्तम उसके तस्वुर को हकीकत का रूप दे सकता था, मगर उसने खुद का राइफल को दस्ते की तरफ से इस्तेमाल किया। पुलिस वाला चेहरे पर शदीद जरब खा के खोखे की दीवार से टकराया और जमीन बोस हो गया। हवास बाख्ता पुलिस वाला अभी तक अपने सामने अफसर के नीचे से राइफल निकालने में कामयाब नहीं हुआ था। जब उसने रुस्तम के हाथ में पकड़ी राइफल का रुख अपनी तरफ देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। शानी ने तड़प कर रुस्तम की राइफल थाम ली, जैसे वो रुस्तम को पुलिस वालों के कत्ल से रोकना चाहती हो। यह बिल्कुल इज़्तिरारी हरकत थी, क्योंकि अगर रुस्तम फायर करने का इरादा रखता तो शानी उसे रोक नहीं सकती थी। रुस्तम की उंगली ट्रैगर पर थी और उंगली का जरा सा दबाव तीनों पुलिस एहलकारों को जिंदगी से दूर कर सकता था। वो तीनों भी ये बात अच्छी तरह समझ गए थे। जिंदगी उनके लिए बड़ी कीमती थी। वो एक बाइख्तियार महकमे के खुदाई फौजदार थे। हुक्म चलाने, हाकमियत का मजा लेने के लिए बहुत सी लाचार खलके खुदा उन्हें मैसर थी। अभी उन्होंने बुने हुए लातादाद मुर्ग खाने थे, VCR पर बहुत सी फिल्में देखना थी, सरकारी खर्चे पर पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर करना थी। नहीं, अभी मरने के दिन कहाँ, अभी तो आंखों में ऐशो इशरत की हवस थी और सर के बालों की तरह दिल भी काले स्याह थे। इस सर पीरे शख्स के हाथों इस गंदे नाले के किनारे अपनी कीमती जिंदगी से वो महरूम हो जाते तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो नहीं सकती थी। गाड़ी अभी तक स्टार्ट थी। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर पर पाँव का दबाव बढ़ा दिया। पहिए चिरचिराए और गाड़ी चीखती चिल्लाती दूर होती चली गई। वो दूर जाते हुए जैसे बाज़बाने खामोशी पुकार रहे थे, तुमसे फिर निपटेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों को मुज़ाहमत का ऐसा मजा चखाएंगे कि तुम्हारी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी, लेकिन फिलहाल हमें भाग जाने दो कि राइफल तुम्हारे हाथ में है। यूं ही सफेद गाड़ी नजरों से ओझल हुई। रुस्तम टपक कर सड़क के दरमियान आ गया। एक सब्ज मेहरान कार दरमियानी रफ्तार से चली आ रही थी। रुस्तम ने हाथ फैलाकर उसे रोक लिया। सरकारी राइफल अभी तक उसके हाथ में थी। खोखे से टकराने वाला पुलिस एहलकार भाग चुका था। इससे पहले कि गाड़ी चलाने वाला दुबला पतला लड़का सूरत-ए-हाल को पूरी तरह समझ सकता, रुस्तम और शानी बाईं जानिब के दोनों दरवाजे खोलकर अंदर बैठ चुके थे। रुस्तम का खून आलूद चेहरा और हाथ में राइफल देखकर लड़के की गग्गी बन गई। क्या बात है जी? लड़के के हल्क से दहशत से फटी हुई आवाज निकली। डरो मत, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, थोड़ा आगे जाकर उतर जाएंगे, बस गाड़ी चलाओ। एक लख्ते के लिए महसूस हुआ कि लड़का अपनी तरफ वाला दरवाजा खोलकर उतर जाएगा और भाग जाएगा। इससे पहले कि वो इस तरह की कोई नामाकूल हरकत करता, रुस्तम ने उसकी गद्दी दबोच ली और गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। जी सर, वो अकलाया और गाड़ी बढ़ा दी। इर्द गिर्द मौजूद लोग का बक्का थे। चंद लोगों ने पुलिस एहलकारों के साथ रुस्तम की बर्क रफ्तार मुबारजत देखी थी। उनकी आंखों में खौफ की गहरी परेशानियां नजर आ रही थी। लड़का रुस्तम की हिदायत पर गाड़ी को तेजी से चलाता गया। चंद लम्हों में उसकी पेशानी पसीने से तर हो गई। शानी ने महसूस किया कि इसके जिस्म से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। जेल लगे हुए लंबे बाल खूबसूरती से कनपट्टियों पर जमाए गए थे। लगता था कि वो बेचारा सापैर के वक्त नौजवानों की मखसूस ड्यूटी पर निकला हुआ था। ऐन मुमकिन था कि उसे 2-4 लड़कियों को कॉलेज से घर तक पहुंचाना हो। खराबी ये किस्मत कि वो अचानक की सफ्तार में फंस गया। शानी खुद भी बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन उसने लड़के को तसल्ली देना जरूरी समझा, वरना खदशा था कि घबराहट में वो गाड़ी कहीं ठोंक देगा। चंद मिनट बाद एक बड़े पूरे बाजार में रुस्तम ने अचानक गाड़ी रुकवाई। इंस्पेक्टर से छीनी हुई राइफल उसने नशिस्तों के दरमियान खला में रख दी। लड़के से बोला, कहीं आगे जाकर इस राइफल को कहीं फेंक देना और खबरदार इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना, वरना बुरी तरह फंस जाओगे। बस हमारे उतरते ही यहाँ से फूट लो। लड़के ने थूक निकलकर बमुश्किल इस बात में सर हिलाया। रुस्तम और शानी के उतरते ही वो हवा हो गया। रुस्तम अब काफी पुरसुकून नजर आ रहा था। मैदान गाड़ी के अंदर ही उसने अपना खून आलूद चेहरा अच्छी तरह साफ कर लिया था। शानी ने भी कोशिश करके अपने आवाज पर काबू पा लिया था। रुस्तम ने एक मोटर रिक्शा रुकवाया और उसे गुलदार टाउन चलने को कहा। गुलदार टाउन, जहां वो जावर के घर में क़याम पजीर थे। घर पहुंचकर लातादाद अंदेशे शानी के जहन पर जलगार करने लगे। तकरीबन 2 घंटे बाद रुस्तम नहा धोकर कपड़े बदल कर आया तो बिल्कुल नॉर्मल था। कोई कह नहीं सकता था कि 2-3 घंटे पहले इस शख्स ने पुलिस मुकाबला किया है, एक ऐसा मुकाबला जिसमें जानी नुकसान का अंदेशा भी मौजूद है। शानी ने छूटते ही पूछा, उस गाड़ी का क्या बनेगा जिसे सड़क पर छोड़ आए हो? आप बिल्कुल बेफिक्र रहें बीबी, वो सर झुकाए बोला। गाड़ी के जरिए पुलिस हम तक नहीं पहुंच सकती और ना ही जावर को कोई खतरा है। ये कैसे होगा? गाड़ी के सारे कागजात फर्जी हैं। पुलिस जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस से एड्रेस लेकर ढूंढने निकलेगी तो कुछ हाथ नहीं आएगा। और गाड़ी में मौजूद किसी चीज से कोई खोज लग गया तो? उसमें ऐसी कोई चीज नहीं रखी जावर ने। शानी कुछ देर खामोशी से फर्श को घूरती रही, फिर उसने पूछा, उस पुलिस वाले का क्या बना जिसे गोलियां लगी हैं? पता चला है कि बच गया है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है, और जो नाले में गिरा था वो भी हॉस्पिटल में है। शानी ने चंद लम्हे की खामोशी के बाद कहा, तुम्हारा ये अंदाजा दुरुस्त है कि पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। लगता है कि नारपुर के सियालों ने तुम्हारे पीछे पूरा जोर लगाया हुआ है। हाँ बीबी, उन्हें यकीन हो गया कि आग लगने से पहले हवेली में जो हंगामा हुआ वो मेरी वजह से हुआ था।
उन्होंने एक दो झूठे सबूत भी ढूंढ निकाले हैं। फिर तो रुस्तम तुम्हारे लिए खतरा और भी बढ़ गया है, खास तौर से यहाँ रावलपिंडी में। खतरा कहाँ नहीं है बीबी, कुदरत ना बचाए तो हम में से कोई दूजा सांस भी ना ले, उसने अजीब वैतानी लहजे में कहा। शानी खामोशी से उसकी तरफ देखती जा रही थी। लबों में वाकई वो कोई जोगी लग रहा था। उसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि ये ख्वाबीदा सी आंखों वाला शख्स अभी चंद घंटे पहले किसी बिखरे हुए दरिंदे की तरह पुलिस एहलकारों पर हमलावर हुआ था और उन्हें तिगनी का नाच दिखा दिया था। रुस्तम की आवाज जैसे अभी तक शानी के कानों से टकरा रही थी। उसने पुलिस एहलकार को शानी पर लदे हुए देखकर कहा था, इनसे पीछे हट जाओ, इनको हाथ मत लगाओ। इंस्पेक्टर राजा जहरीले लहजे में बोला था, ओहो ये माशूका साहब हैं तुम्हारी। रुस्तम ने जनूनी लहजे में अपनी वार्निंग दोहराई थी। जो अब इंस्पेक्टर फुनकारा अगर हम ना माने तो क्या करोगे, हीरो बन जाओगे, हमारी लाशें गिराकर भाग जाओगे। तब शायद इंस्पेक्टर के तस्वुर में भी नहीं था कि अभी वो कुछ हो जाएगा जो वज़राए मज़ाक कह रहा है। वो सब कुछ शानी को जागती आंखों से ख्वाब जैसा लग रहा था। कितना अचानक, कितना संगीन और ड्रामाई था ये वाकया। इसी दौरान में फोन की घंटी बजी और रुस्तम फोन सुनने चला गया। शानी अपनी जगह बैठी रही और ख्यालों के गोरख धंधे में डूबी रही। रह रहकर उसकी निगाहों के सामने वो मंजिर आने लगा जब राजा बाजार के इलाके में ग्रे खैबर से उतरने के बाद रुस्तम उसका हाथ पकड़कर दौड़ा था। शायद अगर शानी उसके साथ ना होती तो वो बहुत तेज रफ्तारी से किसी तरफ निकल जाता और इस नए पुलिस मुकाबले की नौबत ना आती जो आज रुस्तम के खाते में दर्ज हुआ। शानी बाजार में रूनुमा होने वाले वाक़े को अपने मौजूदा हालात के हवाले से देखने लगी। इसे यूं महसूस हुआ जैसे शब रोज के बाजार में रुस्तम इसे अपने साथ लेकर भाग रहा है और अनगिनत खतरात पुलिस एहलकारों की तरह रुस्तम का पीछा कर रहे हैं। वो इन खतरात को चकमा देकर बासानी निकल सकता है, मगर शानी की वजह से तेज रफ्तार फरार उसके लिए मुमकिन नहीं है। इसका दिल चाहने लगा कि वो कहीं चली जाए, एकदम सब कुछ छोड़कर किसी तरफ निकल जाए। खुदा की जमीन बहुत वसी है, दर्द दिल रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसे कहीं तो सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, कोई ऐसी जगह जहां वो अपने बलबूते पर इज्जत से जिंदा रह सकेगी। इसी दौरान में नादिया आ गई। वो शीरी की वालदा का अफसोस करने आई थी। वो 10-15 मिनट तक शानी के पास बैठी रही। बातों में उसने रुस्तम का जिक्र भी किया। कहने लगी, अभी मैंने इसे बालकोनी में देखा है, शायद चेहरे पर चोटें लगी हैं। क्या हुआ इसे? बस रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया था। हम शीरी के घर से वापस आ रहे थे, एक वैगन वाले ने साइड से गाड़ी दे मारी। शानी ने मसलत अमेज झूठ का सहारा लिया, इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। हो इसलिए मैं कहूँ कि आप गए तो कार में थे और आए रिक्शा पर हैं। क्या गाड़ी का ज्यादा नुकसान हुआ है? हाँ, वर्कशॉप में है, शानी ने मुख्तसर जवाब दिया। उसे नादिया के सवालों से उलझन थी। लगता था कि वो अपने घर की खिड़कियों से हर वक्त रुस्तम पर निगाह रखती है। बहरहाल एक लिहाज से ये निगरानी नादिया की इस मोहब्बत की भी गुमाज थी जो उसे अपने दिल में रखती थी। इनकी गुफ्तगू का रुख जल्दी रुस्तम की चोटों की तरफ मुड़ गया। नादिया के लहजे में एक अपनायत भरी फिक्रमंदी थी। वो शानी से बोली, आप जरा खुद उसका ख्याल रखें, वो बेहद बेपरवाह है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंगड़ा भी रहा है, शायद पाँव पर भी चोट आई है। अगर ऐसा है तो एक्सरे वगैरह करा लें। ठीक है, मैं कहूंगी उससे, शानी ने निगाहें चुराते हुए कहा। और उसे ये भी कहें कि लड़ाई झगड़े की तरफ से हाथ जरा सा उठा कर रखे। हर वक्त की मारामारी ठीक नहीं होती, मैं कहूंगी। और मुझे लगता है कि वो आपकी बात बहुत मानता है, बहुत इज्जत करता है आपकी। शानी खामोश रही। एकदम इसे घबराहट होने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि नादिया इस मौजू पर मजीद बात करे। गालिबन नादिया भी समझ गई। उठते हुए बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, अगर आपका फिर शीरी साहबा के घर जाना हो तो प्लीज मुझे जरूर ले जाइएगा। शानी ने इस बात में सर हिला दिया। शानी के अंदर जो कशमुकश जारी थी वो इस रात उरूज पर पहुंची। शानी ने जाबर को किसी से फोन पर बात करते सुना। शायद लाइन में शोर था। जाबर को कदरे बुलंद आवाज में बोलना पड़ रहा था। वो कह रहा था, मैंने उसे बड़ा समझाया यार, लेकिन वो मानता नहीं। उसके लिए बेहतर यही है कि कुछ दिनों के लिए करम एजेंसी में चला जाए। वहाँ 2-3 बड़े पक्के यार हैं इसके। वैसे तो जराइम पेशा लोग हैं, लेकिन उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एजेंट लाख टकरे मारे मगर रुस्तम की गर्द को नहीं पा सकेंगे। शानी के कान खड़े हो गए। वो समझ गई कि ये रुस्तम का ही जिक्र हो रहा है। जाबर कह रहा था, आज जो वाकया हुआ है वो कम संगीन नहीं है, नीचे से ऊपर तक खलबली पड़ जाएगी। जो एहलकार जख्मी हुआ है वो भी बचता है या नहीं? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। जवाब में जावर बोला, मसला ये है कि इसके साथ एक बली मानिस खातून भी है। वो खातून को अकेला छोड़ना नहीं चाहता और कबायली इलाके में साथ ले जाना भी नहीं चाहता। बस यही कशमुकश है। शानी ने इस मौजू पर 2-4 फिक्रे मजीद सुने, फिर वहां से हट गई। इसके जहन में आंधी सी चलना शुरू हो गई। ये वही सूरत-ए-हाल थी जो पिछले कई दिन से शानी के जहन में खटक रही थी, इसे अजियत में मुबतला कर रही थी। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगी। आंचल उसके पीछे जमीन पर घिसट रहा था। इसके अंदर से आवाज आ रही थी, शानी अपना बोझ रुस्तम के कंधों पर से उतार लो, उसे हल्का फुल्का होकर किसी तरफ निकल जाने दो। हालात एक खतरनाक रुख पर जा रहे हैं।
अगर तुम्हारी वजह से रुस्तम किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ या उसकी जान गई तो क्या तुम देख सकोगी? रुस्तम तुमसे प्यार करता है, बल्कि शायद इश्क करता है। इस इश्क को इश्क ही रहने दो, उसे दुनियादारी में घसीट कर फना ना करो, कहीं दूर चली जाओ। अपने सीने में मोहब्बत की जूत लेकर और अच्छी यादों का सरमाया समेट कर कहीं दूर निकल जाओ, बहुत दूर। क्या रुस्तम कभी तुम्हारी खबर ना पा सके और तुम कभी उसकी खबर ना पा सको? इस कहानी का यही अंजाम बेहतरीन है। फिर इसके ज़हन में नादिया की छवि उभर आई। न जाने क्यों नादिया का तस्वुर ज़हन में आते ही शानी को अपने इरादे में मजीद पुख्तगी महसूस होने लगी। हाँ, वो यहाँ से जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी। रुस्तम को कुछ तकलीफ तो होना थी और शायद कुछ तकलीफ शानी के हिस्से में भी आना थी, मगर ये तकलीफ इन मसाइब के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी जो मुंह फाड़े इनकी तरफ बढ़ रहे थे।